नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार मैं टॉपिक लेके आया हूं, मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था। निश्चित तौर पर इससे जुड़े हुए प्रश्न प्रत्येक थर्ड ग्रेड के एग्जाम में पूछे गए हैं और मुख्यतः जो RMSSB जो परीक्षाएं करवाता है, जो चयन बोर्ड परीक्षाएं करवाता है, उन परीक्षाओं में तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और पीछे कई जो एग्जाम हुए थे जिनमें भले ही कॉलेज लेक्चरर तक के एग्जाम हो, इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि आपको आगे की कक्षाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बिना देर किए हुए मैं आज आपके लिए जो है ये शानदार सेशन का आगाज करता हूं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के पहले प्रश्न की ओर साथियों मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। सही कथन तो 3 है और गलत कथन 1 है। तो देखो पढ़ लेते हैं। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी। बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। खालसा भूमि जो होती थी वो राजा के नियंत्रण में होती थी। 2 प्रकार की भूमि होती थी, एक जागीरी भूमि और एक खालसा भूमि। जागीरी भूमि जो है वो जागीरदार के अधीन होती थी और खालसा भूमि जो होती थी वो सीधी राजा के अधीन होती थी। यानी जहां डायरेक्ट राजा का राज होता था उस भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो सही है। जागीरी भूमि पर जागीरदार का पैतृक नियंत्रण होता था। बिल्कुल सत्य कथन है। मैंने आपको अभी बताया कि जागीरी भूमि पर जो है वो जागीरदार का पैतृक नियंत्रण होता था। वो राजा को जो भी उसके जो पैसे होते थे वो उसको देता था। तो यह कथन भी सत्य है। 3 नंबर है, भूमियों को भूमियों है ये, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भूमियों की जगह ये छपने में गलत हो गया, ये भूमियों है, भूमियों है, सॉरी। भूमियों को कुछ भूमि उनकी सेवाओं के लिए अथवा उनके बलिदान के लिए दी जाती थी। यह भी कथन सत्य है। देखिए भूमिया जो है वो भूमि रक्षक देवता माने जाते थे। ये भूमि राजा के लिए काम करते थे, राजा को बलिदान या जागीरदार के लिए जो है वो ये देते थे, बलिदान देते थे या उनकी सहायता करते थे। उनके बदले उन भूमि रक्षक देवताओं को कुछ भूमि दान में दी जाती थी। तो ये भी सही कथन है। अंतिम है, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। एक्चुअल में ये कथन असत्य है। अब बात ये आती है कि चरणोत भूमि क्या होती है। चरणोत भूमि का मतलब होता है वह भूमि जो पशुओं के लिए चारागाह के रूप में छोड़ी जाती थी, उस भूमि को चरणोत भूमि कहा जाता था। और इस भूमि पर, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था, इस पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था साथियों। ये जो है वो ग्राम पंचायत का नियंत्रण इस भूमि पर होता था। इसे जो है वो चरणोत भूमि कहा जाता था। तो इन कथनों में जो असत्य कथन है वो हो गया लास्ट वाला। तो इसका उत्तर हो गया डी, चरणोत भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था, जबकि एक्चुअल में चरणोत भूमि पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण होता था। तो उपरोक्त 3 कथन तो सही है और नीचे वाला चौथा कथन इसका गलत है। ये प्रश्न आया हुआ है, RS में पूछा गया था। दोबारा आपके लिए चेंज होके आ सकता है, ऑप्शन चेंज होके आ सकता है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तलवार बंधाई क्या था। तलवार बंधाई क्या था। देखिए बात करते हैं कि तलवार बंधाई की। अब तलवार बंधाई का मतलब क्या हो गया, तलवार का बांधना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन तलवार बंधाई एक्चुअल में होता क्या था मैं आपको बता दूं कि जब कोई जागीरदार का पिता मर जाता था और दूसरा जागीरदार बनता था, क्योंकि जागीरदारी जो है वो पैतृक व्यवस्था होती थी, अब अपन ने पढ़ा। तो जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जागीरदार की, सॉरी, तो उसकी जगह जब नया जागीरदार बनता था तो उसके पुत्र को कुछ राशि नजराने स्वरूप जो है वो महाराणा को या महाराजा को भेंट करनी होती थी। वो जहां का जागीरदार होता था, जिस राज्य का जागीरदार होता था, उस राज्य के जो है वो महाराजा को या महाराणा को कुछ जो है वो राशि नजराने स्वरूप भेंट करनी होती थी, उपहार स्वरूप भेंट करनी होती थी। यानी जब वह तलवार प्राप्त करता था अपने पिता की, तो उसके बदले में वो एक नजराना देता था महाराजा या महाराणा को। वो एक प्रकार से उत्तराधिकार शुल्क था।
तो उत्तराधिकार शुल्क के रूप में कुछ पैसा जो है वो उसके द्वारा या कुछ नजराना, कुछ भेंट महाराजा या महाराणा को भेजा जाता था, वो तलवार बंधाई कहलाता था। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या है। युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिक को कुशलता के लिए दिए जाने वाला उपहार नहीं, विजय में सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान नहीं, नवनियुक्त सैनिकों को अस्त्र शस्त्र दिया जाना नहीं, उत्तराधिकार शुल्क होगा साथियों। इसका आंसर जो होगा उत्तराधिकार शुल्क। जब भी कोई नया जागीरदार बनता था तो वह राजा को कुछ भेंट स्वरूप देता था, उसे तलवार बंधाई कहा जाता था। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? देखो बात करते हैं मुगल सुल्तानों की या मुगल बादशाहों की। मुगल बादशाहों में बात करें तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की और सभी को मनसब दिया करता था। 10 से लेकर 5000 तक, 5000 से ऊपर का जो मनसब होता था वो केवल राज परिवार के लोगों को मिलता था। अगर बात करें अकबर के काल की तो एकमात्र हिंदू शासक जिसे 7000 का मनसब दिया गया वो था राजा मानसिंह, आमेर का राजा मानसिंह। अकबर के काल में केवल राजा मानसिंह एकमात्र हिंदू थे हिंदू शासक थे जिन्हें 5000 से ऊपर 7000 का मनसब प्राप्त हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हालांकि प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके थी। देखो सबसे कट्टर मुगल बादशाह कौन सा था? औरंगजेब। और सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके काल में थे? औरंगजेब के काल में। इसीलिए मैंने यह प्रश्न लिया था। आया हुआ प्रश्न है, औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की, हिंदू राजाओं की संख्या ज्यादा थी, क्योंकि औरंगजेब के काल में मनसबदारी व्यवस्था अपना लगभग स्वरूप खो चुकी थी। यह हर किसी को, हर कोई मनसब बांट देता था। इसलिए औरंगजेब के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। लेकिन राजा मान सिंह का नाम याद जरूर रखना, वो एकमात्र हिंदू शासक था जिसे अकबर के काल में 7000 का मनसब प्राप्त था। उसके बाद तो बहुतों को मिले, लेकिन अकबर के काल में सिर्फ एक को ही मिला। इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न का उत्तर हालांकि औरंगजेब होगा, क्योंकि प्रश्न अलग था। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है? तो अलग अलग राज्य में भूमि बंदोबस्त की अलग अलग प्रक्रियाएं होती थी, अलग अलग कानून, अलग अलग नियम लागू होते थे। ये जो साध प्रथा है ये मेवाड़ राज्य से संबंधित है। तो भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है? ये जो राज्य है वो है मेवाड़। ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर भर्ती में भी आया था, सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है, जो पीछे एक बार थर्ड ग्रेड परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा हुआ है। तो ये साध प्रथा आप याद कर लेना। भूमि बंदोबस्त की साध व्यवस्था का संबंध जो है वो किससे है? वो मेवाड़ राज्य से है, मेवाड़ के राणाओं से है। निश्चित तौर पर बढ़िया प्रश्न है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पाही कास्त का संबंध किससे है? पाही कास्त। अब पहली बात, पाही कास्त का संबंध किससे है? पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि भाई पाही कास्त का संबंध जो है वो किससे है। तो देखिए, किसानों से, जमींदारों से, राजाओं से या मजदूरों से। तो पाही कास्त का जो संबंध है वो किसानों से है। अब कौन से किसान पाही कास्त कहलाते थे? वे किसान जो दूसरे गांव में जाकर कृषि किया करते थे, उन्हें
पाही कास्त कहा जाता था। यानी कि वे किसान हो गए जो अपने यहां खेती नहीं करते थे, दूसरे गांव जाकर खेती करते थे, उन किसानों को पाई कास्ट कहा जाता था। तो उत्तर प्रश्न यह पूछा है कि पाई कास्ट किससे संबंधित है, तो थे तो वो किसान ही, इसलिए पाही कास्ट का संबंध जो है वो किसानों से है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया ए। चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। अड़सट्टा किससे संबंधित है? अड़सट्टा, पहली बात अड़सट्टा किससे संबंधित है, से पहले ये देखते हैं कि अड़सट्टा है क्या। अड़सट्टा जो है वो भूमि का रिकॉर्ड रखने की एक पद्धति का नाम है। और कहां की? अड़सट्टा का संबंध जयपुर से है। तो अड़सट्टा क्या है? जयपुर में, जयपुर राज्य में, सॉरी, जयपुर राज्य में भूमि का रिकॉर्ड रखने की पद्धति को अड़सट्टा कहा जाता था। अड़सट्टा कहा जाता था। देखो अलग अलग ये नाम जो है वो अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। अड़सट्टा कहां का नाम है? अड़सट्टा जयपुर राज्य में भूमि का रिकॉर्ड रखने संबंधी जो पद्धति थी या जो विभाग था, उस विभाग को या पद्धति को जो है वो अड़सट्टा के नाम से जाना जाता था। तो अड़सट्टा का संबंध किससे हो गया? अड़सट्टा का संबंध जयपुर राज्य से हो गया। चलते हैं आगे। मध्यकाल में सायर दरोगा कहलाते थे। बात करते हैं अपन 7वें प्रश्न की कि सायर दरोगा कौन थे? सायर दरोगा वे होते थे जो चुंगी कर वसूल करते थे, यानी चुंगी वसूल करने वाले अधिकारियों को जो है वो सायर दरोगा कहा जाता था। सायर दरोगा यानी चुंगी कर वसूल करने वाला जो व्यक्ति होता था। चुंगी का मतलब जब भी कोई गाड़ी, मोटर या कोई भी जो है वो सामान बेचने के लिए कोई व्यापारी किसी राज्य में प्रवेश करता था तो उस पर जो कर लगता था उसे चुंगी कर कहा जाता था। यानी जब वो क्या कहते हैं सीमा में प्रवेश करता था तो सीमा में प्रवेश पर लगने वाले कर को चुंगी कर के नाम से जाना जाता है। तो टोल नाका या चुंगी नाका उसे ही कहते हैं, टोल नाके कोई चुंगी नाका कहते हैं। तो चुंगी कर वसूल करने वाले अधिकारी को जो है वो सायर दरोगा कहा जाता था। इस सायर दरोगा की सहायता करने वाला अधिकारी जो है वो अमीन या अमीन कहलाता था। सहायक अधिकारी, इसका सहायक अधिकारी, इसका जो सहायक अधिकारी था वो अमीन कहलाता था। अमीन, अमीन जो है वो इसका सहायक अधिकारी कहलाता था। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम, ज्यादातर जो नाम है वो हमसे मिलते जुलते नहीं है, ये इस्लाम धर्म से मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण है कि भारत में ये जो व्यवस्था है राजपूताने में, ये मुगलों द्वारा शुरू की गई है। इसलिए आपको इसमें नाम कुछ ऐसे ही मिलेंगे, सायर दरोगा हो, चाहे अमीन हो, चाहे उमराव हो, आपको जो नाम मिलेंगे इसमें लगभग वो सारे ऐसे ही नाम मिलेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था जो है वो मुगलों द्वारा कायम की गई थी। और उसके बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने इसमें ज्यादा कोई छेड़छाड़ की नहीं थी, इसलिए आपको ऐसे ही नाम मिलेंगे। तो मध्यकाल में सायर दरोगा क्या काम करते थे? चुंगी कर वसूलने वाले अधिकारी को जो है वो सायर दरोगा के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं और 8वां प्रश्न है मुस्तरका क्या होता था? मुस्तरका क्या है? 8वें प्रश्न का उत्तर देखें तो मुस्तरका जो है वो उत्तर है मुस्तरका भूमि का एक प्रकार है। भूमि का एक प्रकार है। अब बात यह आती है मुस्तरका भूमि कौन सी होती थी? मुस्तरका भूमि यानी कि वह भूमि जिसकी आय राज्य व जागीरदार के मध्य बांटी जाती थी। कि उस भूमि को क्या कहते थे? मुस्तरका भूमि कहा जाता था। आ गई बात समझ में?
यानी कि वो भूमि, वह जमीन का टुकड़ा जिसका जो आय होती थी उस पर राज्य और जागीरदार दोनों के मध्य बंटवारा होता था, उस भूमि को मुस्तराका भूमि कहा जाता था। तो मुस्तराका का मतलब हो गया भूमि का एक प्रकार। चले आगे बात करते हैं 9वें प्रश्न की। मध्यकालीन राजस्व व्यवस्था में सभी प्रकार के लगानों से मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? यानी मध्यकाल में वह भूमि जिस पर किसी भी प्रकार का लगान नहीं लगता था, उस भूमि को क्या कह लेते थे? उस भूमि को परसातिया कहा जाता था। भूमि जो है वो परसातिया भूमि कहलाती थी। जैसे उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में जो भूमि दान में दी जाती थी, गुप्त काल में जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी, उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था। और उस भूमि पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, 1 रुपया भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। ऐसी भूमि राजस्थान में जो दान में दी जाती थी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए उसकी वीरता के लिए दान में दे दी, जैसे भूमियों के लिए, या उसके अलावा मान लीजिए किसी को राजा ने इनाम के तौर पर भूमि दे दी, या मान लीजिए किसी को किसी कारणवश ब्राह्मणों को भूमि दे दी, या शिक्षा के लिए भूमि दे दी, ऐसी भूमि को जो है वो परसातिया भूमि कहा जाता था। यानी इस भूमि पर किसी प्रकार का भी राजा के पास लगान जमा नहीं होता था, उस भूमि को परसातिया भूमि कहा जाता था। सभी प्रकारों के लगानों से मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? तो सभी प्रकारों से मुक्त भूमि को परसातिया कहा जाता था। चलते हैं, मध्यकाल में किस रियासत के प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? मुसाहिब, देखो अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री को अलग अलग नाम से जाना जाता था। यदि मैं बात करूं कोटा और बूंदी रियासतों की, कोटा बूंदी में प्रधानमंत्री को कहा जाता था दीवान, सही लिख देता हूं, दीवान कहा जाता था। तो कोटा बूंदी में तो दीवान कहा जाता था, बात पूछ रहे हैं मुसाहिब की। उसी प्रकार मेवाड़, मारवाड़ और जैसलमेर में प्रधान कहा जाता था। मेवाड़, मारवाड़ व जैसलमेर में क्या कहा जाता था? प्रधान कहा जाता था। उसी प्रकार अगर अपन बात करें तो बीकानेर में उसी प्रधान को क्या, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मुख्तियार कहा जाता था, मुख्तियार कहा जाता था। तो अब बच गया क्या कि मध्यकाल में किस रियासत के प्रधान, मारवाड़, मेवाड़ सब आ गया ना, बीकानेर, तो जयपुर राज्य बच गया। तो जयपुर का जो प्रधानमंत्री होता था उसे मुसाहिब कहा जाता था। ध्यान रखना, यह भी आप नोट कर लेना कि कौन से राज्य के प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था। निश्चित तौर से नोट कर ले, हो सकता है इस बार ये पूछ ले, पहले मुसाहिब पूछ लिया, अब हो सकता है ये आप में से मुख्तियार पूछ ले, दीवान पूछ ले या प्रधान पूछ ले, कहां क्या कहा जाता था कुछ भी पता नहीं है। अगला प्रश्न है, सामंत व्यवस्था मूलतः थी, यानी सामंत व्यवस्था क्या थी एक्चुअल में? क्या एक वैवाहिक संस्था थी? नहीं। क्या एक सामाजिक संगठन था? नहीं। क्या एक सांस्कृतिक संस्था थी? नहीं। यह एक प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। सामंत जो व्यवस्था थी ये एक प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। सामंत व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ? देखिए, सामंत व्यवस्था जो है वो मध्यकाल में आई। कर्नल टोड ने इसे इंग्लैंड की फेलोशिप, कुछ वैसी सी जो व्यवस्था है वो बताया है। ये थी क्या? सामंत व्यवस्था थी क्या? राजा अपने अधीन जो है वो कुछ सामंतों को रखता था। जो सामंत जो है वो जिन्हें अपने राजस्थान में जागीरदार कहा जाता था, या कहीं उन्हें महाराज कहा जाता था, कहीं उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। यह सामंतीय व्यवस्था मुख्यतः प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। एक दिन मैंने आपको एक प्रश्न बताया था हाडी रानी वाला, कि जो चुंडावत सरदार था वो जागीरदार था राणा रतन सिंह का, राणा राज सिंह का। तो वो रतन सिंह जो चुंडावत था उसे लड़ने के लिए जाना पड़ा राणा राज सिंह के लिए, तो वो
प्रशासनिक और सामंती व्यवस्था ही तो थी। अब राजस्थान में उसे जागीरदार कह दिया, लेकिन वो व्यवस्था सामंती व्यवस्था थी। यह एक सैनिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसमें राजा को जो है वो सेना की एक टुकड़ी मिल जाती थी हर प्रत्येक सामंत से, जिससे उसकी सेना बड़ी हो जाती थी। एक राजा के लिए इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा प्रशासन संभालना मुश्किल होता था, इसलिए टुकड़ों में बांटकर इस व्यवस्था को सामंती व्यवस्था नाम दिया गया। चलते हैं आगे। लाटा और कुंता का संबंध है। देखो, लाटा और कुंता ये शब्द आपने निश्चित तौर से सुने होंगे। यदि आपने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है तो आपने इन दोनों शब्दों को सुना होगा, चाहे वो लाटा हो और चाहे वह कुंता हो। बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था। लाटा और कुंता होता क्या है? देखिए, फसल को देखकर फसल की उपज का अनुमान लगाने की जो पद्धति है, यानी आंकने की जो पद्धति है, उसको लाटा और कुंता कहा जाता है। कि खड़ी फसल को देख लिया कि इससे कितना अनुमान है, कितना अनाज उत्पादित होगा, उस व्यवस्था को जो है वो लाटा और कुंता पद्धति कहा जाता है। कि भाई 2 कुंटल हो गए, 5 कुंटल दाना उसी, 10 कुंटल दाना उसी भी पद्धति ने है वो लाटा और कुंता नाम दिया गया है। तो लाटा और कुंता का संबंध किससे है? जमींदारों पर लगाया गया कर नहीं है, ये है उपज पर कर आंकने की पद्धति, और वो भी खड़ी फसल को उत्पादन होने से पहले ही उत्पादन का पता लगा लिया जाता है कि लगभग इतना उत्पादन होगा, फिर भले ही वो उत्पादन उससे कम हो, टैक्स और लगान जितना लाटा कुंता किया गया है उसी पर व्यक्ति को देना पड़ेगा। लाटा और कुंता बहुत ही खतरनाक पद्धति थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में यदि आपने पढ़ा है तो निश्चित तौर से आपको ध्यान में होगा कि ये उपज पर जो है वो कर आंकने की पद्धति है, वो भी कब? यानी फसल उत्पादित होने से पहले ही आंक लिया जाता है। देखो थे के रोड़ा, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था, वे कहलाते थे। देखो, चाकरी तो थे, समझ ही गया। चाकरी मतलब राजा के लेर लेर रहनो और राजा की चाकरी करनो। रेख में कुछ भेंट बांट दी जाती थी राजा को। इनसे मुक्त जो लोग थे 3 पीढ़ियों के कारण, उन्हें राजवी कहा जाता था। ये जो राजवी होते थे ये राजाओं के खास होते थे, और ये जो राजवी जो होते थे इन्हें चाकरी और रेख में छूट प्राप्त होती थी। ये बढ़िया प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, ये आरएस में आया हुआ प्रश्न है, तो आपके निश्चित तौर से आने में चांस है। क्यों? सिलेबस में है तो आए हुए प्रश्नों के आने के चांसेज ज्यादा रहते हैं। तो मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें किसी राजा के निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख से मुक्त रखा जाता था, वे क्या कहलाते थे? वे राजवी कहलाते थे। राजा के सबसे खास होते थे वो राजवी कहलाते थे। चीरा नाम है। चीरा किसका नाम है? चीरा जो है वो मध्यकालीन प्रशासन में तहसील को जो है वो चीरा कहा जाता था। तो तहसील प्रशासन का नाम जो है वो चीरा, यानी चीरा का मतलब होता था तहसील प्रशासन को जो है वो चीरा नाम से जाना जाता था। अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अलग अलग प्रमुख होते थे और अलग अलग इनका जो है वो काम होता था। तो जो चीरा था वो तहसील प्रशासन के अंतर्गत आता था, यानी तहसील प्रशासन को सामान्य उस काल की भाषा में चीरा प्रशासन कहा जाता था। जैसे खंडर उपखंडरीय होते हैं, वैसे उसी काल में चीरा को जो है वो तहसील कहा जाता था। आगे चलते हैं। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। जब्ती का मतलब क्या है? भूमि को मापने की एक इकाई नहीं, भू लगान निर्धारण करने की एक विधि, कर रहित भूमि या जमींदारी क्षेत्र। तो इसका उत्तर होगा बी। 15वें में जो आंसर होगा, 15वें का आंसर होगा बी। बी का मतलब हो गया भू लगान के निर्धारण की एक विधि जब्ती कहलाती थी। यानी भूमि पर लगान तय करने के लिए एक विधि बनाई गई थी, उस विधि को जब्ती प्रथा कहा जाता है। भारत में इस प्रथा को अकबर के काल में टोडरमल द्वारा प्रारंभ किया गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत की अधिकतर जो भूमि पर लगान लगाने की जो व्यवस्था है वो मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई है। यही कारण है कि इस भूमि पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जब्ती प्रथा टोडरमल ने प्रारंभ की थी और ये भूमि पर लगान निर्धारण करने की एक विधि है, जिसे जो है वो टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था। बाद में राजस्थान में भी इसका कई जगह उपयोग किया गया था। चलते हैं फटाफट 16वें प्रश्न की ओर। पील खाना किसे कहा जाता था? पील खाना किसे कहा जाता था?
देखिए हाथी प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण एक जो है वो सेना का अंग होते थे। प्राचीन समय में जब सेना लड़ने जाती थी तो हाथी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। हाथी सेना के बिना राजा कुछ नहीं कर पाता था, यानी हाथी सेना के फ्रंट में होते थे और उन हाथियों के माध्यम से ही दूसरे जो सामने वाली सेना थी, जो विपक्षी खेमा था, उसको नस्ते नाबूद किया जाता था। शब्द लेऊं तो नाम बड्डो सो शब्द, नस्ते नाबूद करने के लिए हाथी सेना बहुत जरूरी थी। और जिन स्थानों पर हाथियों को संबंधित जो विभाग बनाया जाता था उसको पील खाना कहा जाता था। तो देखो ये पील खाना, हाथी सेना से संबंधित विभाग को जो है वो पील खाना के नाम से जाना जाता था। तो ये सही उत्तर है कि पील खाना का मतलब क्या हो गया, हाथियों की सेना को रखने का जो विभाग था या हाथियों की सेना को जो है वो संचालित करने का जो विभाग था उसे पील खाना नाम से जाना जाता था। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। जब सामंत दरबार में उपस्थित होता था तो महाराणा उनका खड़े होकर स्वागत करता था, ये क्या कहलाता था? यानी जब सामंत दरबार में उपस्थित होता तो राजा उसका जो है वो स्वागत करता था। तो वह जो स्वागत राजा खड़ा होकर उसके सम्मान में जब राजा खड़ा होता था सामंत के, तो उसे क्या कहते थे? उसे जो है वो ताजिम कहा जाता था। ताजिम, ताजिम का मतलब था कि जब कोई सामंत जब आता है तो राजा जो है उसके सम्मान में या महाराणा जो है वो उसके सम्मान में खड़ा होता है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? उस व्यवस्था को भाई ताजिम कहा जाता था। ये क्या है? बा है पसाव। बा पसाव में क्या होता था कि राजा जो है वो संबंधित सामंत के पीठ पर हाथ रख देता था, यानी उसको थप्पी मारता था, हाथ रख देता था, बराबर का दर्जा देता था। उस व्यवस्था को बा है पसाव कहा जाता था। नेग, नेग का मतलब तो ते समझ गया, कोई उसको जो है वो पैसा दे देता था, उपहार देता था, उसे जो है वो नेग कहा जाता था। लेकिन इसका जो उत्तर है वो होगा ताजिम। इसके अलावा उमराव ये एक अधिकारी होता था, जो भूमि कानूनों से संबंधित अधिकारी को जो है वो उमराव नाम से जाना जाता था। चलते हैं, इजरा जाना जाता था। इजरा, इजरा किसे कहते थे? देखो इजरा जो है वो राजस्व की एक ठेका प्रणाली थी। ये राजस्व की एक ठेका प्रणाली थी। ठेका प्रणाली मतलब जमीन को जो है वो किराए पर दिया जाता था, या एक हिसाब से कहे तो जमीन में ठेका प्रणाली ऐसे थी कि भाई ये जमीन है, इतनी जमीन देख लियो। इजरा का मतलब बता रहा हूं कि इतनी जमीन आप देख लीजिए, ये जमीन है, इस जमीन का आप कितना लगान देंगे? 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए लगान ठेके में दे दिया। भले ही उससे 10,000 की फसल उत्पादित हो चाहे ना हो, और चाहे करोड़ की फसल उत्पादित हो, ठेके के रूप में उसे 10,000 रुपए ही देना पड़ता था। इसे बीकानेर में मुकाता कहा जाता था। बीकानेर में इसे मुकाता कहा जाता था। और आज भी अपन इस शब्द का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। मुकाते देख ले कितना रुपया देवे। मुकाते का मतलब हो गया कि तू देख लेगा कितना रुपया दे, न तो मैं तोलूं, न मैं नापूं, न मैं को की करूं, तू तो पिसा बता दे। अगर कम है तो तेरी है, ज्यादा है तो तेरी। आप मुकाते शब्द को इस्तेमाल करा नहीं। मुकाते को बीकानेर का ही शब्द है, अपन बीकानेर रियासत में रहते थे, तो मुकाता जो शब्द है वही जो शब्द है उसे भूमि व्यवस्था में शब्द जो सही शब्द है वो इजारा। इजारा का मतलब हो गया ठेका प्रणाली। ठेको दे दियो इतना रुपया ले जा, ज्यादा हुआ है तो 13 है, कम हुआ है तो 13 है। तो इसे जो है वो बीकानेर में मुकाता कहा जाता था। क्लियर है? चलते हैं साथियों आगे। बीकानेर में ये मुकाता ध्यान रखना आप। एकमात्र, एकमत नहीं, एक मात्र है ये। एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं लिख देता हूं। एकमात्र, ये एकमात्र है भाई। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं था। यानी एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत है जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं था? शायद ये पहले प्रश्न आया था कि उत्तराधिकार शुल्क क्या है। देखो तलवार बंदाई एक उत्तराधिकार शुल्क है और सभी राज्यों में लगता था। आपने पढ़ा भी होगा, जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा होगा, तो राव पृथ्वी सिंह जब जागीरदार बना था तो उसने अपने जो है वो राणा फतेह सिंह को एक जो है वो पैसा दिया था नजराने के तौर पर। उसे जो है वो तलवार बंदाई के रूप में दिया था, उसे उत्तराधिकार शुल्क कहते हैं। तो मेवाड़ में तो कन्फर्म था,
मेवाड़ पर ऑप्शन ही नहीं है इसमें। अन्य राज्यों में भी ये था। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं था वो रियासत थी जैसलमेर। जैसल भाटी द्वारा बनाई गई रियासत जैसलमेर में इस जो है उत्तराधिकार शुल्क का वजूद नहीं था। अदरवाइज राजस्थान के सभी राज्यों में जो है वो उत्तराधिकार शुल्क प्राप्त किया जाता था। बाकी जैसलमेर, ये ध्यान रखना, जो अपवाद होते हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भाटी राजा जैसलमेर में, यहां पर भाटियों का राज था, भाटी राजपूतों का राज था। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है भाटी राजपूत, यहाँ भाटी राजपूतों का राज था। और आपको पता होगा कि भाटी राजपूत जो वो भगवान श्री कृष्ण को अपना वंशज मानते हैं। तो जैसलमेर इसका उदाहरण है। आगे चलते हैं। खालसा में न्याय का काम कौन किया करता था? 20वां प्रश्न है कि खालसा में न्याय का काम कौन करता था? खालसा यानी राजा के अधीन भूमि, राजा के अधीन भूमि, राजा के अधीन भूमि को खालसा कहा जाता था। और इस खालसा पर न्याय का काम हाकिम किया करता था। हाकिम नाम का एक अधिकारी होता था जो खालसा भूमि पर न्याय करने का काम करता था। जागीरदार मैं आपको बता चुका हूं, भूमियों में आपको बता चुका हूं, उमराव भी मैं आपको बता चुका हूं। जागीरदार मतलब सामंत होते थे जिन्हें जागीर प्रदान की जाती थी राजा के द्वारा। भूमियों, वे भूमि रक्षक लोग होते थे जो भूमि को बचाने के लिए बलिदान दे देते थे। उमराव ये लगान व्यवस्था से संबंधित बड़ा अधिकारी होता था जिसे उमराव कहा जाता था। लेकिन यहाँ न्याय व्यवस्था का बात कर रहे हैं, खालसा भूमि की बात कर रहे हैं। खालसा भूमि पर एक प्रश्न आपको और बता देता हूं कि राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए, पर आपको प्रश्न यह बताना है कि राजस्थान में पहला खालसा भूमि पर किसान आंदोलन कौन से राज्य में हुआ? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न, राजस्थान में खालसा भूमि पर पहला किसान आंदोलन कहां हुआ? उत्तर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की। बप्पीदार, बप्पीदार किसान कौन थे? यानी बप्पीदार किसान कौन थे? इतनी देर एक शब्द आया था पाही कास्त कौन थे? पाही कास्त वे किसान थे जो दूसरे गांवों में जाकर खेती किया करते थे। बापीदार कौन थे? वे किसान जो अपने खेत के मालिक होते थे, अपने खेत के बापू होते थे। ये याद रख लो, बापू आपके खेत का, बाप आपके खेत का जनाबन बप्पीदार कहता। मतलब खेत बंग को बप्पीदार बई होता जिसका आपके खेत पर खेती करता, खुद को खेत बप्पीदार। ठीक है, बप्पीदार का मतलब हो गया जो अपने खेत पर, भूमि पर जो है वो खेती करते थे। किस राज्य में सामंतों की एक श्रेणी 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती थी? देखो 12 कोटड़ी क्या होती है? 12 कोटड़ी यानी 12 कोटड़ी के नाम से, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, जयपुर में ये सामंतों की श्रेणी 12 कोटड़ी के नाम से जानी जाती है। एक्चुअल में पृथ्वी सिंह, जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह ने इसे प्रारंभ किया था। पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के लिए कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। कोटड़ी व्यवस्था प्रारंभ की और 12 होने के कारण ये क्या कहलाई? 12 कोटड़ी कहलाई, क्योंकि 12 बेटे थे तो सबको कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए, इसलिए इसको व्यवस्था को जो है वो 12 कोटड़ी कह दिया गया। 12 टुकड़े बांट दिए जमीन के, इनको 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। ये संबंधित किससे हो गई साहब? ये संबंधित जयपुर से हो गई, क्योंकि महाराजा पृथ्वी सिंह जयपुर के राजा थे, उन्होंने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो 12 कोटड़ी सामंतों की कहां की एक श्रेणी थी? निश्चित तौर से जयपुर की थी। चलो अगला प्रश्न में, चौरी कर की प्रकृति क्या थी? यानी चौरी कर क्या था? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान राव कृष्ण सिंह ने जब 80-85 प्रकार के लाख कर लगा रखे थे, लाख बाग लगा रखे थे, उसी दौरान उसने क्या किया कि 1903 ईस्वी में उसने जनता पर एक और नया कर थोप दिया। उस कर का नाम था पुत्री के विवाह पर कर। यानी चौरी कर को मतलब हो गया जद छोरी को ब्याह करो, राजा को या जागीरदार को कर स्वरूप 5 रुपए देने पड़ते थे। छोरी को ब्याह करे तो 5 रुपया राव कृष्ण सिंह को जो है वो, राव कृष्ण सिंह को जो बिजोलिया का जागीरदार था, उसे 5 रुपए कर स्वरूप देने पड़ते थे। ये वो काल है जब 5 रुपये हम छोरी को ब्याह हो जातो, अब 5 रुपये हम ब्याह हुए, 5 रुपया
राजा ने देना पड़ गया तो यहाँ सोच लियो कि हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जावे। किसान छोरी ब्यावे एक राजा को कर चुका है, अड़ंगो हो गयो तो लोगों ने लड़की का ब्याह करना ही बंद कर दिया। पर छोरिया को ब्याह नहीं कर, राजा के फर्क पड़ा। बाद में आंदोलन आगे बढ़ा, वो अपन आगे आंदोलनों में पढ़ेंगे। बाकी चौरी कर लगाया राव कृष्ण सिंह ने था, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान लगाया था हो के छोरी के ब्याह में 5 रुपया कर स्वरूप जागीरदार को देने पड़ेंगे। बहुत ही खतरनाक कर हो तो चौरी कर, छोरियां कुंवारी रहेगी। सह आगे चलो। सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, यानी सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार कैसा था? सामंत जागीर पर जागीरदार का अधिकार या सामंत का अधिकार जन्मजात होता था। बाप ने बेटा हूं बेटे नहीं चालती। अपन ने पढ़ा था ना कि पहले राव कृष्ण सिंह था बिजोलिया का जागीरदार, राव कृष्ण सिंह के बाद उसका पुत्र पृथ्वी सिंह के बाद में केसरी सिंह। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। ये जन्मजात होती थी, वंशानुगत होती थी, पैतृक होती थी। पैतृक हो सकता है शब्द, वंशानुगत हो सकता है, जन्मजात हो सकता है। दान दून या किराया में कोनी है, सब गलत है। शब्द जो मैंने आपको बताए 3 वो सही है। कौन कौन से? वंशानुगत हो सकती है, जन्मजात हो सकती है और पैतृक हो सकती है। पैतृक शब्द भी आज का है, जन्मजात शब्द भी आज का है, वंशानुगत शब्द भी आज का है। सारा शब्द ध्यान कर लिया। जागीरदार पर जागीर का अधिकार इसी प्रकार होता था। ठीक है, चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। जाजम लाग का संबंध किससे था? देखो जाजम लाग का संबंध किससे था? जाजम लाग जो है ये किससे संबंधित थी? अगर 25वें प्रश्न में अपन देखें तो जाजम लाग का संबंध भूमि की बिक्री से था। जब भी भूमि की बिक्री की जाती थी तो उसके बदले में राजा को या जागीरदार को जो चुंगी दी जाती थी या कर दिया जाता था, उसे बिक्री कर या भूमि बिक्री कर कहा जाता था। उसे उस भाषा में जाजम लाग कहा जाता था। लागा बहुत प्रकार की, कमु कम 100 120 लागी, कोई खींचड़ी लाग, कोई राम राम लाग, यानी राजा राम राम की लाग न्यारी। खींचड़ी लाग क्या होती थी? जब भी कोई सेना किसी जागीरदार के यहाँ पड़ाव करती थी तो जनता को खींचड़ी लाग देनी पड़ती थी, यानी कि मांगो रोटी पानी की व्यवस्था, जब वो खींचड़ी लाग हो गयो। राम रम्मी की व्यवस्था न्यारी। मतलब उस काल में जनता पर कितने अत्याचार होते थे आप देखो कि इतने कर उन पर लगा रखे थे। आज का दौर तो उस दौर से करोड़ा वाटा ठीक है। कहीं क्या नहीं, पुरानी और टाइम बहुत ही जोरदार हो, जम्मा गुंगा है। थाने बता दूं बात कि पुराने टाइम में की कोनी हो, एक ही चीज ही पुराने टाइम में भाई, भूख भूख और भूख। आज कम टाइम का मतलब बढ़िया तरीका को आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर कई लोग इतना मतलब जाडी करें कि बे दिन आ जा, अरे बे दिन आया पंजिया चांद का नहीं हो जाला, बे दिन बेजा बेकार आ। अब ते देख लियो कि बेचता तो टैक्स लाग, तो राम रमी को टैक्स, खींचड़ी टैक्स, चौरी कर लगा दियो छोरी के ब्याह में। आज आप लड़की को ब्याह करा कौन सो कर देना पड़े। तो बे दिन मतलब लोग ये झूठे टप्पा मार दे कि बे दिन जोर का, बे दिन जान की जोर का कौन, या जोर को तो अब बैजू आप मजा करा। देखो सीधी सी बात है, अब तो आदमी करे मजा, और मजा करने खातर आदमी ने कम कंजूस नहीं होना चाहिए। आ ध्यान आ गया, आराम जियो, मजा करो। और अगर कोई थे यहाँ को थरमू कि मैं तो भाईड़ा कम पैसा लगाऊं, मैं तो देख के ही पैसा लगाऊं, तो वो कंजूस है। देखो मैं बताऊं थान बात, तो आ थोड़ा सा ध्यान रख लिया। इको उत्तर भूमि बिक्री कर है, पुत्री के विवाह से चौरी है, उत्तराधिकार मैंने आपको बताया था कि उत्तराधिकार से संबंधित तलवार बंदाई है। तो आज की ये है, आगे देखते हैं प्रश्न है क्या नहीं है। 25 ही प्रश्न है आज की क्लास में। क्लास आप निश्चित तौर से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज सारी पीडीएफ मैंने जो पीछे की क्लास है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, आप जाके देखना, डाल दी गई है इस बार, तो आप देख लेना। निश्चित तौर से टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद, राम राम।